पाकिस्तानी मईशत के लिए अच्छी खबर। सऊदी अरब मौखर अदायगी पर 3 साल तक तेल देने पर राजी। पाकिस्तान को हर साल 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार मिलेगा। हफीज शेख कहते हैं सऊदी अरब 1 जुलाई 2019 से पाकिस्तान को उधार तेल देना शुरू करेगा। अदायगियों का तवाजुन बेहतर हो जाएगा। हम्माद अजहर का कहना है ज़र मुबादला की पोजीशन भी बेहतर होगी। न्यूज ने बायकॉट की मुहिम चलाई। अमेरिकी डॉलर की कदर नीचे आई। ओपन मार्केट में डॉलर 1 रुपया सस्ता हो गया। 154 से कम होकर 153 रुपए पर फरोख्त होने लगा। इंटरबैंक मार्केट में अमेरिकी डॉलर 3 पैसे महंगा होकर 191 रुपए 95 पैसे पर बंद हुआ। में यूरोपीय पार्लियामेंट के उम्मीदवार वाजिद खान के एजाज में मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया की तकरीब। यूरोपीय यूनियन में मसला कश्मीर को पहले से ज्यादा बेहतर अंदाज में उजागर करेंगे। वाजिद खान का खिताब। सितारा कायदे आज़म मिलने पर कम्युनिटी रहनुमाओं की मुबारकबाद। पीपल्स पार्टी रहनुमा सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सबसे ज्यादा कुर्बानियां पाकिस्तान ने दी। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी से दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मजलिस सोसाइटी से खिताब। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी बराए लाहौर हाई कोर्ट सैयद हबीबुल हसन सिद्दीकी की मैनचेस्टर में 92 न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तानी कवानीन में तब्दीलियां लाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेहतरीन इंसाफ मुहैया किया जा सकता है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। लंदन में मारूफ कवाल अमजद साबरी की 3री बरसी के मौके पर तकरीब। ओवरसीज पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद में शिरकत। शरका का अमजद साबरी को भरपूर खिराज तहसीन। फन्ने तामीर की शाहकार इमारत दुबई फ्रेम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर के फ्रेम के तर्ज पर बनी इमारत करार। म्यूजियम की सयाहत के लिए सालाना 20 लाख अफराद की आमद मुतवक्के। खूबसूरत वादी में रहने वाली फैमिली का बड़ा एजाज। हुंजा से ताल्लुक रखने वाली माया नाज को पैमा समीना बेग के भाई मिर्जा अली ने भी माउंट एवरेस्ट सर कर ली। समीना को माउंट एवरेस्ट सर करने वाली पहली पाकिस्तानी खातून होने का एजाज हासिल है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन के साथ मैं हूं यासिर रशीद और मैं हूं सना उस्मान। नाजरीन, पुरानी कहावत है, दोस्त वही होता है जो मुसीबत में काम आए। सऊदी अरब ने एक बार फिर टाइम टेस्टिंग फ्रेंड होने का सबूत दिया। पाकिस्तान पर जब कड़ा वक्त आया, सऊदी अरब ने सायादार दरख्त बनकर पाकिस्तानी कौम को सुकून बख्शा। डावाडोल पाकिस्तानी मईशत को सहारा देने के लिए पाकिस्तान का बरादर इस्लामी मुल्क एक बार फिर मैदान में आया है और अपने वादे पर अमल करते हुए 3 साल के लिए 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार देने का ऐलान किया है। मुअख्खर अदायगियों पर तेल की फराहमी 1 जुलाई से शुरू होगी। मुशीर खजाना हफीज शेख ने तस्दीक कर दी है। हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान का साथ देने वाला बरादर इस्लामी मुल्क सऊदी अरब एक बार फिर पाकिस्तान की मदद को आ गया। मुल्क की मईशत के लिए अच्छी खबर है। सऊदी अरब पाकिस्तान को हर साल 3 अरब 20 करोड़ डॉलर का तेल उधार देगा। मुशीर खजाना हफीज शेख ने ट्विटर पर आवाम को यह खुशखबरी सुनाई। लिखा, पाकिस्तान को मुअख्खर अदायगियों पर तेल की फराहमी 1 जुलाई से शुरू होगी। बरादर इस्लामी मुल्क 3 साल के लिए पाकिस्तान को उधार तेल फराहम करेगा।
मुशीर खजाना हफीज शेख कहते हैं मुसलसल ताउन और पाकिस्तान के अवाम की हिमायत पर सऊदी वलीअहद के शुक्रगुजार हैं। सऊदी ताउन से अदायगियों के तवाजुन में बेहतरी आएगी। वज़ीर मुमलिकत बराए खजाना हम्माद अजहर कहते हैं कि सऊदी अरब से मिलने वाली खुशखबरी के बाद पाकिस्तान के ज़र मुबादला की पोजीशन बेहतर होगी। हमारे फॉरेन एक्सचेंज के रिजर्व्स हैं, उससे मजीद फायदा इन्हें पहुंचेगा। हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की जो पोजीशन है वो मजीद मुस्तहकम होएगी। तो मईशत के ऊपर इसके काफी बेहतर असरात पड़ेंगे। आपके फॉरेन एक्सचेंज के हवाले से जो पूरी मईशत का कैश फ्लो है उसके अंदर बहुत ज्यादा बेहतरी आएगी। सऊदी अरब 3 वर्षों में 9.6 अरब डॉलर का तेल पाकिस्तान को उधार देगा। जहांगीर तरीन कहते हैं कि सऊदी अरब ने एक बार फिर हकीकी दोस्त होने का सबूत दिया है। मुआशी माहिरीन भी इसे अहम पेशरफ्त करार दे रहे हैं। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। यूरोपीय यूनियन पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए मुहिम जोरों शोर से जारी है। वालसल में वीनस वेलफेयर ट्रस्ट के बानी और मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बरतानिया के मरकजी लीडर अब्दुल खालिक कादरी ने लेबर पार्टी के एजाज में परवकार तकरीब का एहतमाम किया, जिसके मेहमान खुसूसी MEP वाजिद खान थे। वालसल से रिपोर्ट करें इरफान अहमद। वालसल के इलाके चक्री की सेंट्रल मस्जिद में होने वाली तकरीब की सदारत हाजी महमूद ने की। इस मौके पर काउंसलर्स और MEPs की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। तकरीब से खिताब करते हुए यूरोपीय पार्लियामेंट के उम्मीदवार वाजिद खान ने मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए अपनी कोशिशों का तज़किरा किया। लेबर MP शॉन साइमन और दीगर अफराद ने खिताब करते हुए कहा कि यूरोपियन पार्लियामेंट के इंतखाबात के लिए कश्मीर दोस्त उम्मीदवारों को कामयाब करें ताकि आइंदा मसला कश्मीर पर यूरोपियन पार्लियामेंट में इंसानी हकूक कमीशन के सामने बहस के बाद इस पर मजीद कार्रवाई को जारी रखा जा सके। इस मौके पर MP खालिद महमूद और दीगर कम्युनिटी रहनुमाओं का कहना था कि कम्युनिटी वाजिद खान को कामयाब करने के लिए अपना वोट लाजमी कास्ट करे। मुखालिफ उम्मीदवार न सिर्फ नफरत फैला रहे हैं बल्कि कम्युनिटी को भी तकसीम करने का बायस बन रहे हैं। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वाजिद खान, शॉन साइमन और दीगर ने पाकिस्तानी और कश्मीरी कम्युनिटी से वाजिद खान को वोट देने की अपील की। वेस्ट मिडलैंड्स हल्के के लिए बहुत अच्छी आवाज़ बनेगा कश्मीर इशू का और जो हमारे जो कम्युनिटीज़ का। मुझे गवर्नमेंट पाकिस्तान ने नवाजा है सारा कायद-ए-आज़म क्योंकि कश्मीर के काम मैंने किया है, लेकिन मैं काम यही नहीं कर सकता जब तक मेरे दोस्त भाई शॉन साइमन ने मेरे पीछे वो उन्होंने हाथ रखा था। उन्होंने बहुत ही तावन किया है। जो कश्मीर इशू कोज में जो लेबर MEPs वो काम कर रहे हैं, मैं समझता हूँ शॉन साइमन का बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने बहुत अच्छा रोल अदा करता है। कॉन्फ्रेंसेज इन्होंने रखी हैं, मुख्तलिफ जो सेमिनार्स इवेंट्स इन्होंने ऑर्गेनाइज किए। तो मैं कहता हूँ मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ शॉन साइमन को। He's been the leader in the European Parliament of work on behalf of the abused people of Kashmir that hasn't been seen at the European level for ever before, certainly not for more than a decade. And my appeal to all who value the work that Wajid Khan MEP has done in the European Parliament, all who value that work as highly as the Pakistan government who gave him this such high award, please come out and support us. कश्मीर कॉन्फ्रेंस भी ब्रसल में करवाई है जहाँ पर इसने राजा फारूक हैदर को और सदारती को भी बुलाया है और उनसे सुना है। और इसने इनने और अपने वाजिद साहब ने और शाहिद शमन ने एक प्रोटेस्ट की एप्लीकेशन भी नरेंद्र मोदी को भेजी थी। आपने साइन करवा करके कश्मीर को फ्रीडम दें, ह्यूमन राइट्स की पासदारी करें और जहाँ वहाँ पर जो तुम जुल्म जबर कर रहे हो को ख़त्म करो। बुचरू की तरह वहाँ पर जो आर्मी अटैक कर रही है और इज्जत नहीं, ना कोई इज्जत औरत की है और ना किसी गरीब मस्कीन की है, ताकि वहाँ उनको ह्यूमन राइट्स के दो तो वहाँ से फौजें भी आपने निकाले। तो उस सिलसिले में हमारी आज मीटिंग थी और मैं तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लेबर पार्टी जो है ये ही कश्मीर के बारे में भी आवाज़ बुलंद कर रही है और ये फ़लस्तीन के लिए भी बोल रही है और इनको वोट दें। The first BME community member to be elected as the leader of the Labour group. I think it's a very great achievement for the BME communities in Walsall. I'd like to also thank the electorate in Pleckwood for electing me for the third time. I just request the people of Walsall, West Midlands to please support Labour on the 23rd May for the European election. I'd just like to say thank you very much to everybody who voted for me. I would also like to stress to all the people here in Walsall to go out and vote on the 23rd of May. I would also like to stress how important it is for every person to go
go and vote on the 23rd of May. Every vote counts, and it's time that we need to fight the far right, such as Nigel Farage and Tommy Robinson. On Thursday the 23rd, we have elections, the European elections. It's vitally important that people come out and support the Labour Party. The Labour Party is the only party that stands in the way of the right-wing fascist movements, and we need them to come out and support the Labour Party. I'm the newly elected councillor for Darliston North and Bentley. I'd like to thank each and everyone for voting for me on 2nd of May. I'd like to just address the fact that the elections are again around the corner on the 23rd of May. I'd like to urge each and everyone to come and put your vote in. Every vote counts. Vote for Labour 23rd of May. शुरा ने कश्मीर इशू के लिए जद्दोजहद पर MEP वाजिद खान को हुकूमत पाकिस्तान की जानब से 17 कायद-ए-आज़म मिलने पर खराज तहसीन पेश किया। अब्दुल खालिक कादरी के बेटे, बेटी और पोती को वालसल से कौंसलर मुंतखब होने पर भी शुरा ने खुसूसी मुबारकबाद पेश की। तकरीब में MEP शॉन साइमन, वालसल लेबर पार्टी के लीडर कौंसलर आफ्ताब नवाज, डिप्टी अपोजिशन लीडर कौंसलर खिजर हुसैन कादरी, कौंसलर ख्वाजा मोहम्मद हुसैन, कौंसलर नगीना कौसर, कौंसलर वसीम जफर, कौंसलर शारून थॉमसन, कौंसलर साइका नसरीन, कौंसलर फरहाना मजहर कादरी, कौंसलर हाजरा बशीर, कौंसलर अब्दुस नज़ीर और दीगर अफराद शामिल थे। यूरोपियन इलेक्शन के सिलसिले में समाल हरीत पार्क में मुहिम के आखिरी सेशन का एहतमाम किया गया, जिसमें शुरका ने तमाम कम्युनिटी से वोट कास्ट करने की अपील की। तफसीलात बर्मिंघम से आबिद कासमी की इस रिपोर्ट में। बर्मिंघम स्मॉल हेथ एरिया की कौंसलर सोफिया की जानिब से यूरोपीय यूनियन इलेक्शन मुहिम के आखिरी सेशन का एहतमाम स्मॉल हेथ पार्क में किया गया, जिसमें पाकिस्तानी, इंडियन, स्मॉलियन और दीगर कम्युनिटी के रहनुमाओं की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर मिडलैंड्स से यूरोपियन इलेक्शन के उम्मीदवारों के हमरा MP लैम्बर्न, शॉन साइमन, अनसर अली खान, साबिक लॉर्ड मेयर कौंसलर शफीक शाह, कौंसलर सूफिया समेत कम्युनिटी रहनुमाओं ने अपील की कि लोग 23 मई को अपने घरों से निकलकर वोट कास्ट करें, ताकि यूरोपियन पार्लियामेंट में एशियन कम्युनिटी की नुमाइंदगी हो सके। The fight against racism and Islamophobia is not yet over, and we have a big battle to win on Thursday. The only way we can win it is by making sure that everybody gets out to vote. The best weapon against hatred, against division, against the politics of the far right is to turn up at a polling station and put your cross for Labour, and let's make sure that we send back a team of people prepared to stand up for those of us who live in the inner city here in Birmingham. I, as the councillor of the ward, I'm privileged to be standing next to my comrades Sean and Ansar, alongside Liam and various other members of the council. So thank you to them for coming, as well as the campaigners and team. My co-candidate for European Parliament in the election this Thursday, the 23rd of May. There's a really simple choice. Either the politics of hatred, Islamophobia and racism of Nigel Farage and Tony Robinson, or everybody you know, everyone in your house, in your street, go out this Thursday, the 23rd of May, please, and vote Labour in this election. Only Labour can stop the politics of hate, the far right extremism of Farage and Tommy Robinson taking our streets on Thursday, please. ये इंतहाई आम इलेक्शन है, इसमें हमारे बच्चों का मुस्तकबिल, हमारे ख़ानदानों का मुस्तकबिल वाबस्ता है। हमारा मुकाबला नाइजल फराज की उस पार्टी से है जिसको उसने चंद दिन हुए बनाया है, ब्रेक्सिट पार्टी। और नाइजल फराज की जो पॉलिटिक्स है वो डिवाइड, हेट और नफरत की पॉलिटिक्स है, उसको ख़त्म करने के लिए और एथनिक माइनॉरिटीज़ कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा कर रहा है, और बिलखुसूस मुस्लिम कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो नाइजल फराज की पॉलिटिक्स है और टॉमी रॉबिन्सन की, उसके खात्मे का वाहिद ज़रिया ये है कि हम थर्सडे को वेस्ट मिडलैंड से लेबर पार्टी को वोट देकर लेबर पार्टी के कैंडिडेट्स को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। It wasn't the Labour Party's idea to hold a referendum whether you voted Remain or Leave. I think we've seen over the past 2 years some really horrendous divisions in our country and people who want to divide. People like us who live in incredibly diverse and welcoming places like Birmingham. We've seen more and more division. It's not on, and I urge people, whatever you do, it's really, really important for the future of your children and your family that you all use your vote. Please leave your homes on Thursday and make your vote count. That they do come out and vote, because the far right parties are trying to exploit this situation. They're trying to cause hatred and divide communities.
but we will not let that happen. And only way to do that is by us and our families and our communities going out and vote Labour. दरख्वास्त करता हूं कि आप थर्सडे को तमाम अपनी फैमिली को साथ ले जाकर ये अपने वोट कास्ट करें और भारी अक्सरियत से तमाम कैंडिडेट को लेबर पार्टी को कामयाब करवाएं। अगर हम इनको वोट देंगे तो हमारी इसमें खैरियत और खैर है। मेहरबानी करके थर्सडे वाले दिन सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक का टाइम है, आप लेबर को जाके मेहरबानी करके वोट जरूर दें। बर्मिंघम स्मॉल हेथ एरिया एशियन कम्युनिटी का अक्सरियती एरिया है जहां लोग बहुत ज्यादा तादाद में वोट कास्ट करते हैं। यूरोपीय यूनियन इलेक्शन मुहिम का आखिरी सेशन इसी एरिया से किया गया था। रिपोर्टिंग टीम के हमरा आबिद काजमी, 92 न्यूज, बर्मिंघम। सेनेटर रहमान मलिक कहते हैं कि 80 की दहाई में अमेरिका ने दुनिया भर में अफगानिस्तान के लिए जहादी इकट्ठे किए, जिसका खमियाजा अभी तक भुगत रहे हैं। वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में मजलिस सोसाइटी से खिताब कर रहे थे। मजीद तफसीलात ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। साबिक वजीर दाखिला और सेनेटर रहमान मलिक ने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी मजलिस सोसाइटी की खुसूसी दावत पर तुलबा से खिताब किया। उन्होंने दबंग अंदाज में गुफ्तगू करते हुए कहा कि सोवियत यूनियन की पसपाई जहादी तंजीमों की वजह से मुमकिन हुई। ताहम ये भी हकीकत है कि उसामा बिन लादेन का नेटवर्क सऊदी अरब, यमन, सोमालिया और अफगानिस्तान से लेकर पूरी दुनिया में फैला। उनका कहना था कि दहशतगर्दों की फंडिंग का अहम जुज मंशियात की कमाई है। बैनुल मज़हब हम आहंगी के जरिए ही दहशतगर्दी का खात्मा मुमकिन है। मेरी जब पहली मीटिंग प्रेसिडेंट जॉर्ज बुश से हुई, कंडीला राइस वहाँ बैठी हुई थी, हमारे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए थे, तो देन आई आस्क्ड दिस क्वेश्चन फ्रॉम प्रेसिडेंट बुश व्हिच इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड इन द व्हाइट हाउस। तो मैंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, हम यहाँ बड़े कोजी रूम्स में बैठ के बात करते हैं, कभी आपने ये सोचा कि सारे अलायंस होने के बावजूद, आपकी ट्रिलियंस ऑफ डॉलर के बावजूद टेररिज्म रुकी नहीं है। अफगानिस्तान, पाकिस्तान, साउथ एशिया, वर्ल्ड में ऐसे ही चल रहा है। तो आप नहीं समझते कि एज ए लीडर, एज ए वर्ल्ड पावर, you have failed to strategize a common strategy against common enemy. So he looked towards Condi Royce. He said, what he's saying. So he said he's saying right. So you know what he says? Well, I've heard, Mr. Malik, you are a tough cookie. I'll give you a White House tour and then I'll talk to you. He just evaded the question. Same thing I repeated when I went next time to President Obama. और यही सवाल था। सेनेटर रहमान मलिक का मजीद कहना था कि इसमें कोई शक नहीं कि 9/11 ने दुनिया का नक्शा बदल कर रख दिया। दहशतगर्दी की जंग में 70,000 पाकिस्तानी सिविलियन और 10,000 से ज्यादा फौजी शहीद हुए। उस वक्त ग्रुप होस्टेज करके एक टेररिज्म का नाम होता था, आज स्टेट्स इस्तेमाल कर रही है। तो जब स्टेट इस्तेमाल कर लेगी टेररिज्म को एज ए टूल ऑफ वॉर, तो फिर यही सिचुएशन होगी जब हो रही है। तो ये सारी चीजें मैं बात करूंगा खुल के, और इसमें ऑफ कोर्स पाकिस्तान का नैरेटिव जाएगा उसमें कि हमने 70,000 लोग शहीद करा के 10,000 हमारे फौजी शहीद हो गए। आज भी दुनिया हमें शक की नज़र से देखती है। उसका नैरेटिव मैं बताऊंगा कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो एक अलायंस थे, हमने तो अपनी जो लॉजिस्टिक की सूरत में बिलियंस ऑफ डॉलर को लॉस किया। और अगर मैं आज इकॉनमी की फेलियर देखूं तो मैं ये एक फैक्टर है हमारी इकॉनमी की इसको तबाही का। रहमान मलिक ने तुलबा के सवालात के जवाबात देते हुए कहा कि अरब स्प्रिंग की शुरुआत इराक ईरान जंग से शुरू हुई और अभी तक खित्ते में मुकम्मल अमन नहीं हो सका। आज दुनिया में सुपर पावर के दरमियान सर्द जंग जारी है, जिसमें दीगर कई ममालिक भी लपेट में आ सकते हैं। चेयरमैन ओवरसीज पाकिस्तानी कमेटी बराए लाहौर हाईकोर्ट सैयद हबीबुल हसन सिद्दीकी एडवोकेट कहते हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा कानून में मजीद मयारी तब्दीलियां लाकर ओवरसीज पाकिस्तानियों को बेहतरीन इंसाफ मुहैया किया जा सकता है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने मैनचेस्टर में नुमाइंदा 92 न्यूज़ एतजाज आसिम चौधरी से एक खुसूसी नशिस्त में किया। उनका मजीद क्या कहना था, देखिए। जिस वक्त हम मौजूद हैं सैयद हबीब उल हसन सिद्दीक साहब के साथ, जो कि को चेयरमैन हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार के। आज हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो जस्टिस का निज़ाम है वो किस तरह चल रहा है और जो कोर्ट्स अंदाज से बेहतरी लाई जा सकती है जो पाकिस्तान के अंदर मौजूदा जस्टिस सिस्टम है। जी शाह साहब, क्या कहेंगे आप? चूँकि मैं को चेयरमैन हूँ ओवरसीज़ पाकिस्तानी कमेटी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन का, तो मैं पहले ओवरसीज़ पाकिस्तानी के हवाले से जो है ना वो बात करता हूँ। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए एक खुशखबरी ये है कि वहाँ पाकिस्तान में अगर किसी ओवरसीज़ पाकिस्तानी का कोई केस, चाहे वो सिविल साइड यानी दीवानी जायदाद वगैरह का झगड़ा हो या कोई क्रिमिनल या जुराइम वगैरह का कोई मसला हो, तो उसके लिए अदालतों की तखसीस कर दी गई है। अगर किसी का कोई दीवानी केस है यानी प्रॉपर्टी का मामला है,
तो उसके लिए लोअर कोर्ट में जो सिविल कोर्ट जिसको कहते हैं वहाँ पे एक कोर्ट जो है वो मखसूस कर दी गई है, जिसके तहत कोई भी ओवरसीज जो है वो अपने वकील के पास अपनी आईडी जो है जो ओवरसीज से मुतल्लक है उसको साथ लगा के डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज साहब को एप्लीकेशन देकर वो अपना केस जो है वो ओवरसीज को जो कोर्ट्स पाकिस्तानी को जो कोर्ट डील कर रही है उसमें केस ट्रांसफ़र करवा सकती है। किसी भी डिपार्टमेंट से तो वो कंप्लेंट जो है वो फाइल कर सकते हैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास, जिसको डीसीओ भी कह सकते हैं आप, डीसी भी कह सकते हैं, और वहाँ से वो मार्क होकर नीचे जाती है और वो सारा काम जो है एक्सपीडाइट होके प्रायोरिटी बेसिस पे जो है वो काम उसको जो है वो किया जाता है उस आदमी का जिसने वो कंप्लेंट फाइल की हो। लिहाजा पाकिस्तान में जस्टिस के अलावा जो इंतज़ामी अमूर के मामलात हैं उन तमाम कामों को जो है वो एक्सपीडाइट किया जा रहा है। जो क्रिमिनल साइड पे मर्डर केसेस के ट्रायल करते हैं वो उन वकला की तादाद कम है। एक वकील के पास शायद 30 ट्रायल हों, एक वकील के पास शायद ट्रायल ही कोई ना हो, तो लिहाजा अगर एक ही वकील के पास ज़्यादा ट्रायल हैं तो वो उस ट्रायल को ख़त्म करने के लिए तमाम ट्रायल को एक टाइम पे वक्त नहीं दे सकता। तो इस वजह से एक जो तहरीक चली थी वहाँ पे के और उसके लिए बाकायदा एक सेल जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने बनाया और सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पे बाकायदा जो जजेस जो एज ए जुडिशल ऑफिसर काम करते थे उनको ये टास्क दिया गया कि आपने ये जो नीचे काम हो रहा है इसको वॉच करना है कि ये काम एक्सपीडाइट हो रहा है या कि नहीं हो रहा। मैं अपने पाकिस्तानी जो हैं ओवरसीज़ उनको ये खुशखबरी देता हूँ कि इंशाल्लाह ताला अब वो जो वक़्त था कि जो ट्रायल को बीतते हुए या चलते हुए काफ़ी अरसा गुजर जाता था अब वो उसमें कमी आती जा रही है। मारूफ कवाल अमजद साबरी की तीसरी बरसी के सिलसिले में लंदन के इलाके साउथ हॉल में ओवरसीज पाकिस्तानी सोसाइटी में के जेर एहतमाम पुरबकार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें डिप्टी मेयर एलिंग मुनीर अहमद, चेयरमैन OPS जावेद मलिक और सीनियर नायब सदर असगर खान ने शिरकत की। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ के गुलाम हुसैन अवान की इस रिपोर्ट में। ताजदारे हरम हो निगाहे करम जैसी मशहूर जमाना कवाली सुनाते सुनाते 3 साल कबल कराची में सफाक दहशतगर्दी का निशाना बनने वाले अमजद साबरी की तीसरी बरसी की तकरीब लंदन के इलाका साउथ हॉल में मुनक्किद हुई। तकरीब में उनके बेटे ताहा साबरी ने अपने वालिद का कलाम सुनाकर सहर तारी कर दिया। इस मौका पर हाजरीन ने अमजद साबरी की कवालियों को याद करते हुए उनके बेटे ताहा साबरी को खूब दाद दी। शुरका का कहना था कि साबरी खानदान की कवाली और सूफियाना कलाम के हवाले से खिदमात को किसी तरह से भी फरामोश नहीं किया जा सकता और अमजद साबरी और उनके वालिद जैसे लोग बहुत कम पैदा होते हैं जिनके दिल में इश्क रसूल और दीन के लिए बेपनाह मोहब्बत अल्लाह की देन हुआ करती है। जो अमजद साबरी ने काम किया, जो अब्बा ने काम किया, जो चचाओं ने काम किया और उस मिशन को लेके चल रहा है। बाकी सुना सुना के गमे इश्क के फसाने को लगा रहा हूँ तेरी राह पे ज़माने। मैं ये भी एक बात बताऊँ, वो जब यहाँ आते थे क्रिकेट के बड़े शौकीन थे वो। जी वो क्रिकेट तो हमारे साथ क्रिकेट खेलते थे। जी 3 साल हुए लेकिन अभी भी हम जब भी वक्त करीब आता है तकरीबन हर ही वक्त हमें वैसा ही गम महसूस होता रहता है। हम भूले नहीं है अपने नाम चाचू का हादसा, ना पेशावर में जो बच्चों का हुआ था, ना जो जमशेद अंकल साहब का, ये सारे एक ही तकरीबन वक्त में एकदम हो चले गए हैं कि बहुत ही मुश्किल है। मैं समझता हूँ कि अमजद साबरी साहब एक ऐसा सितारा थे जैसे हम सुबह का सितारा कहते हैं, जो शॉर्ट टाइम के लिए नमूदार हुए और जल्दी ही इस दुनिया से चले गए, लेकिन अल्लाह ताला ने उन्हें रमज़ान में ही पैदा किया था और रमज़ान में ही अपने पास बुला लिया। लेकिन ये आज की जो तकरीब थी बेसिकली वो एक हमारी OPS की कैबिनेट मीटिंग भी थी और साथ ही उसके हमने ट्रिब्यूट पेश किया अमजद साबरी साहब को, शहीद जो कि 16 रमज़ान को शहीद किए गए थे पाकिस्तान में। तो उनकी फैमिली में से सरवत साबरी साहब उनके बड़े भाई यहाँ मौजूद थे और उनके भतीजे जो हैं उन्होंने भी परफॉर्मेंस उनका कलाम पेश किया आज अमजद साबरी का। तो बहुत ही कामयाब माशाल्लाह महफिल रही। जो काम OPS कर रही है उसके बिहाफ पर बड़ी दुनिया से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं और जो प्रोग्राम हम ऑलरेडी पाकिस्तान में कर रहे हैं ऑन हेल्थ
पे, ब्रेस्ट कैंसर पे, एजुकेशन पे, ड्रग्स पे और देगर, I mean poverty, women empowerment, youth empowerment, and there are a lot of projects we are doing. He was a very good man and we will all miss him very much. जी अमजद साबरी साहब के हम बहुत बड़े फ़ैन थे, उनकी हम बहुत सारी नाते वगैरह सुनते रहते थे। मैं वो कब्र अंधेरी में तन्हा आऊँगा जब तन्हा, ये वाली बारदो जोड़ी मेरी या मोहम्मद इज़ वेरी नाइस एंड फैंटास्टिक यू नो। पाकिस्तान के जो कि अब हमारे दरमियान नहीं रहे, इस चीज़ का हमें बहुत दुख है। बस अल्लाह से इतनी दुआ है कि अल्लाह उनका दर्जात बुलंद करे और जन्नतुल फिरदौस में बहुत ही आला मुकाम अता करे। ओवरसीज़ पाकिस्तान सॉलिडरिटी OPS के ताउन से मुनक्कद की गई, जिसमें आज खुसूसी तौर पर जनाब साबरी साहब को उनके आज उनकी वफ़ात का दिन था, उस पर हम सब ने यहाँ पे दियार गैर में रहने वाले पाकिस्तानी और ख़ासकर OPS के प्लेटफॉर्म से उनको खराज तहसीन पेश किया गया। आज OPS के प्लेटफॉर्म पर उनके साले सवाब के लिए, उनकी एनिवर्सरी के मौका पर हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और उनको हमने खराज तहसीन पेश किया। उनकी कमी कभी पूरी नहीं होगी और पाकिस्तान में कवाली की दुनिया में अमजद साबरी को हमेशा याद रखा जाएगा। तकरीब में शुरका ने कवाल अमजद साबरी को जबरदस्त खराज अकीदत पेश किया और शहीद अमजद साबरी के लवाहिकीन से इजहार यकजहती करते हुए उनके सूफियाना कलाम के हवाले से खिदमात को जबरदस्त खराज तहसीन पेश किया। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज़ UK के साथ। कश्मीर काउंसिल यूरोप ने अपनी 1 मिलियन दस्तखती मुहिम को मजीद तेज कर दिया है। इस सिलसिले में बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स में एक रोज़ा कैंप लगाया गया, जिसके दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने मजलूम कश्मीरियों की हिमायत का इजहार किया है। इसी पर देखिए शाहिद अहमद शाहिद की ये रिपोर्ट। कश्मीर कौंसिल यूरोप की टीम की जानिब से बेल्जियम के दारुल हुकूमत ब्रसल्स के सेंट्रल रेलवे स्टेशन के सामने यूरोप चौक में एक रोज़ा कैंप लगाया गया। इस मौके पर चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद का कहना था कि मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम के खिलाफ और मजलूम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए ये कैंप लगाया गया है। हम मसले कश्मीर के मंतकी और मुनसफाना हल तक कश्मीर की जद्दोजहद आज़ादी की हमायत जारी रखेंगे। उन्होंने मुतालबा किया कि मकबूजा कश्मीर में अक़वाम मुत्तहिदा के जरिए रायशुमारी कराई जाए। कश्मीर काउंसिल EU की कैंपेन जो ब्रसल से शुरू हुई थी, इसके बाद हम दूसरे ममालिक, दूसरे कैपिटल में गए हैं, वहाँ से होते हुए आज फिर वापस ब्रसल्स में आए हैं और इसका मकसद जो है वो अवेयरनेस क्रिएट करना है। और ये कैंप जो है वो उस वक्त तक जारी रहेंगे जब तक हम 1 मिलियन सिग्नेचर इकट्ठे नहीं कर लेते। ब्रसल्स के बाद अब दोबारा हम दूसरे कैपिटल्स में जाएंगे, स्पेन, पुर्तगाल, इटली, ग्रीस और दूसरे ममालिक, वहाँ से होते हुए फिर ब्रसल्स में आएंगे और ये सिलसिला जो है हम उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक कश्मीरियों की सफरिंग ख़त्म नहीं हो जाती, जब तक कश्मीर में होने वाले मज़ालिम बंद नहीं हो जाते और जब तक कश्मीरियों को उनका बुनियादी हक की आज़ादी नहीं मिल जाता। दस्तखती मुहिम टीम चेयरमैन कश्मीर कौंसिल EU अली रजा सैयद, सीनियर कश्मीरी रहनुमा सरदार सदीक, वर्ल्ड कश्मीर डायस्पोरा अलायंस यूरोप के सदर चौधरी खालिद महमूद जोशी, इन्फो कश्मीर के चेयरमैन मीर शाह जहां, मुकाम कौंसलर चौधरी मोहम्मद नासिर, सैयद अंसारुल हसन और महर नदीम पर मुश्तमिल है, जिन्होंने अवाम को मकबूजा कश्मीर में जारी भारतीय मुजालिम से आगाह किया। कश्मीर कौंसिल EU ने जो यहाँ 1 मिलियन सिग्नेचर मुहिम शुरू की हुई है, ये पूरे यूरोप में फैल के आज दोबारा ब्रसल में आई है और इंशाअल्लाह ताला हम उस वक्त तक ये मुहिम जारी रखेंगे जब तक हमारे सैन पूरे नहीं जाते और कश्मीरियों को उनका हक खुदराजी मिल नहीं जाता, उस वक्त तक हम अपना ये काम जारी रखेंगे। कश्मीर कौंसिल EU की तरफ से जो मिलियन सिग्नेचर की मुहिम है पूरे यूरोप में, मैं इनकी हेल्प करता रहूंगा। बेल्जियम के लोगों ने कैंप में भरपूर दिलचस्पी दिखाई। उन्होंने मजलूम कश्मीरियों के साथ अपनी हमदर्दी और यकजहती का इजहार भी किया। कश्मीर कौंसिल EU मिलियन साइंस मुहिम के सिलसिले में आयरलैंड के दारुल हुकूमत डबलिन और पोलैंड के दारुल हुकूमत वारसा में भी कैंप लगा चुकी है। दुबई फ्रेम ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ डाला। दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर के फ्रेम के तर्ज पर बनी इमारत करार दिया गया। मजीद तफसीलात सैयद मुदस्सिर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में शाहकार इमारतों की कमी नहीं, जो दुनिया भर के सयाहों को अपनी तरफ मुतवज्जो करती हैं। अब इस शानदार 150 मीटर लंबे और 95 मीटर चौड़े दुबई फ्रेम को ही देख लें, जिसे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया की सबसे बड़ी तस्वीर के फ्रेम के तर्ज पर बनी इमारत करार दिया है।
इमारत को दुबई के माजी और मुस्तकबिल का पुल भी कहा जाता है और यहाँ से पुराने और नए दुबई के खूबसूरत मनाजिर से लुत्फानंदोज हुआ जा सकता है। दुबई के जबील पार्क में कायम इस इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर एक म्यूजियम भी बना हुआ है जो दुबई की तारीखी कहानी को बयान करता है। बुलेटिन में वक्त हुआ एक ब्रेक का। आप रहिए 92 न्यूज यूके के साथ। तो नाज़रीन, आलमी मंजरनामे से बड़ी खबर, चीन और अमेरिका के दरमियान जारी तिजारती जंग टेक्नोलॉजी वॉर में तब्दील हो गई। अब दुनिया में कौन मुआशी सुपर पावर होगा और कौन टेक्नोलॉजी का बेताज बादशाह कहलाएगा। दिहाइयों की बात अब सालों पर आ गई है। अमेरिका की जानिब से हुआवे मोबाइल कंपनी को ब्लैकलिस्ट करार देने के बाद आलमी तिजारती मंडियों में भोंचाल आ गया है। हुआवे पर अमरीकी पाबंदी, फिर गूगल की जानिब से लाइसेंस मंसूखी, फिर लाइसेंस की आर्जी बहाली। ये वो इकदामात थे जो अब तक अमरीका की जानिब से चीन को मुआशी मैदान में सबक सिखाने के लिए किए गए। ना चीन अमरीका के सामने झुका और ना ही हुआवे ने दरख्वास्त की, बल्कि पूरी दुनिया समेत खुद अमरीका में मौजूद कंपनीज परेशान है कि चीनी रद्द अमल से पूरी दुनिया का मुआशी निजाम हिल जाएगा। गूगल की जानिब से लाइसेंस मंसूख किए जाने के बाद हुआवे ने कोई रद्द अमल नहीं दिया, बल्कि ये ऐलान कर दिया कि हुआवे अपना ऑपरेटिंग सिस्टम लाने जा रहा है जो तकमील के आखिरी मराहिल में है। अब वो वक्त दूर नहीं जब हुआवे को गूगल के ओएस सिस्टम की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यही नहीं बल्कि हुआवे अगले साल ग्लोबल मोबाइल मार्केट का लीडर बन जाएगा और सैमसंग को पीछे छोड़ देगा। हुआवे के मालिक रेंजिंग फी का कहना है कि गूगल की जानिब से लगाई जाने वाली पाबंदियों से हुआवे पर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा और हम इस मसले से निपटने के लिए पहले से ही तैयार हैं। अमेरिका ने हमारी सलाहियतों का गलत अंदाजा लगाया है। इंतजामिया का ये भी कहना है कि हुआवे के नए लॉन्च होने वाले मोबाइल पहले गूगल से रजिस्टर्ड हैं, इन पर गूगल की पाबंदी का इत्तलाक नहीं होगा। दूसरी जंग अजीम के बाद अमेरिका और रूस के दरमियान शुरू होने वाली सर्द जंग का खात्मा सोवियत यूनियन की तहलील पर हुआ। इस जदीद दौर में चीन और अमेरिका के दरमियान सर्द जंग जारी है जो अब खुलकर मुआशी मैदान में लड़ी जा रही है। अब वो वक्त दूर नहीं जब चीन मुआशी सुपर पावर होगा और टेक्नोलॉजी पर भी इसी का राज होगा। चीन और अमेरिका की इस तिजारती जंग में दुनिया भर की मल्टीनेशनल कंपनीज परेशान हैं। नाइकी और एडिडास समेत 173 मल्टीनेशनल कंपनीज ने खत लिखकर चीन और अमेरिका के दरमियान टैरिफ बढ़ाने की दौड़ पर शदीद तशवीश जाहिर की है। दूसरी जानिब अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना की जानिब से भी तशवीश का इजहार किया गया और हुआवे के खिलाफ किए जाने वाले इकदाम के बाद अब चीन की जानिब से जवाबी रद्द अमल का इंतजार कर रहे हैं। अमेरिकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन चाइना चीन में 900 से ज्यादा अमेरिकी कंपनीज की नुमाइंदगी करता है। उनकी जानिब से ये भी कहा गया है कि बेशतर अमेरिकी कंपनीज ने चीन से अपने दफातर दूसरे मुमालिक में शिफ्ट करने का इरादा भी कर लिया है। ये बात हुआवे मोबाइल कंपनी की नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी पर इजारादारी की है। देखते हैं अमेरिका बहादुर कामयाब होता है या चीन बनता है टेक्नोलॉजी का नया बेताज बादशाह। 9 PM प्राइम टाइम बुलेटिन से फिलवक्त इतना ही। मजीद बाखबर रहने के लिए विजिट कीजिए बावसूख वेबसाइट 92newshd.tv। तो देखते रहिए 92 न्यूज।